हाइट बढ़ा। मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वीटी, अंकित, वंदना, विनोद, प्रीति, सुधाकर, निका, धनंजय, सारिका, गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देवेश, मौर्य जी, अजय, सबको वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सुबह हो चुकी है। आज की क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे और कुछ इक्वेशन में, समीकरण में कुछ और अच्छे सवाल को हम लोग टेस्ट करेंगे। अप्रोच का क्या अप्रोच रहता है आपका लगाने का, पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद इसमें जो रूल होते हैं उस पर आज, क्योंकि जो आज का सेशन जो है वो आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, ठीक ठीक, आज का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जामिनर सवाल बहुत ज़्यादा बना रहा है। और यहाँ से जो कहते हैं ना कि ये इस टॉपिक का जो होता है द्विघात समीकरण का जो टॉपिक है उसमें बेहतरीन सवाल का कलेक्शन आज को मिलेगा और ये चीज़ें आपको करना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि 3 दिन बाद मुलाकात हो रही है, तो जो चीज़ें आप लोग ने पढ़ा है उसका रिवीजन ज़रूर कर रहे हैं। और अगर आप रिवीजन सेशन नहीं करेंगे तो समझ लीजिएगा आपके पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए रिवीजन ज़रूर करिए। पीछे सेशन जो किया जा रहा है उसका रिवीजन रखिए, नहीं धीरे धीरे आप क्या करेंगे, क्लास बाय क्लास आप पढ़ते जाएंगे, पीछे वाली चीज़ें भूलते जाएंगे। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है ना, ये हमें नहीं करना है। पिछली जो क्लासेस हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार आप बिल्कुल उसको वीडियो को फिर से देखकर आप जो भी रहने वाला है वो फिर से करके आप उसको ज़रूर पढ़िए, तभी मज़ा आने वाला है। और एग्ज़ाम ठीक है ना। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोग को ये काम ज़रूर करना है कि जो पीछे रिकॉर्ड, जो पीछे आपको क्लासेस कर रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग, प्रीति, महेश, इशराना, हंसराज, अभी मौर्य, रोहित, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सेशन रहने वाला है और मज़ा आएगी आज के टॉपिक में। देखिए हम लोग लगभग इक्वेशन, क्वाड्रेंट इक्वेशन हम लोग लगभग कंप्लीट की कगार पे है। इसमें हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिया है। आपने देखा होगा रैखिक समीकरण हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ें, ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है, ये भी क्लियर कर लिया है। समीकरण के निकाय क्या होते हैं, द्विघाती समीकरण का हल कैसे होता है, ये हम लोग पिछले सेशन में कंप्लीट किए थे, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ तक आज आपका ये टॉपिक बनना है, द्विघाती समीकरण कैसे बनाते हैं और उसकी मूलों की प्रवृत्ति क्या होती है। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, उसके मूलों की प्रवृत्ति क्या होती है, यानी मूलों की प्रकृति क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण पॉसिबल है, या फिर किसी चीज़ एंगल से देकर उसमें द्विघाती समीकरण कैसे बनता है, उनकी प्रकृति क्या होती है, यही हम लोग को सीखना है। प्रकृति में क्या होता है, उनके मूल बराबर हैं कि नहीं हैं, वास्तविक हैं, असमान हैं, एनीथिंग, ये भी जो भी है वो यही चीज़ आती है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम बेहतर करेंगे। इसके बाद ये टॉपिक क्लियर होने के बाद मिसलेरियल सवाल लगाएंगे, टॉपिक टू बदल मिसलेरियल सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं, कापी कलम ले लिए हैं सब लोग? जानवी दुबे जी, स्वागत है सभी का। सब लोग तैयार हैं ना? एक बार सब लोग बताइए, चाय वो पी के एकदम रेडी है ना, एकदम बस माइंड फ्रेश है। अब 1 घंटे दिमाग लगा के इसको पढ़ना है और इसको क्लियर करना अच्छे से, क्योंकि ये सेक्शन में आप लोग देखिए जो हम आपको लेखपाल में पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आपके सबसे ज़्यादा वेटेज की हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज की हैं। अभी आप देख रहे थे, आप पढ़े सांख्यिकी आपने कवर किया,
अब द्विघाती समीकरण हो जाएगा, इसके बाद हम बहुपद पढ़ाएंगे, तब इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये टॉपिक तीनों मिलाकर अगर आप 25 क्वेश्चन में देखेंगे तो 10 क्वेश्चन का ये वेटेज रखेगा, अपना 10 क्वेश्चन का वेटेज रखेगा। सोच लीजिए 10 क्वेश्चन आपके हाथ में है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लगाना है कि छोड़ना है, ठीक है ना। चलिए, तैयार है, कोई बात नहीं प्रीति जी, तैयार होना ही चाहिए, हम लोग तैयारी ही कर रहे हैं, पढ़ने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो द्विघात समीकरण बनाना तथा उसके मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, तो सबसे पहले हम इसके मूलों की प्रवृत्ति के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण में के मूलों की प्रकृति क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। और ये इसका क्या होता है, इसको अच्छे से हम लोग पहले समझेंगे, इसके बाद होंगे। सब लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको समझाते हैं कि कैसे सवाल इस पे पूछे जाते हैं, या कैसे सवाल बनते हैं, या कैसे इस पे एग्जाम्पल बनेगा, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे समीकरण होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सब लोग इस पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्योंकि आपको समझना होगा, ये चीज़ें आपको समझना होगा। जल्दी से फास्ट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलिए, अब हम बात करते हैं सवाल पे कि इसका यूज कैसे होगा। बात सब लोग ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। कैराज द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। कैराज द्विघात समीकरण अगर ये होगा, द्विघात समीकरण अगर ऐसे दिया गया है, तो इसके मूलों की जो प्रकृति होगी वो किस पर निर्भर करेगी, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर मान पर निर्भर करती है। d स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। यानी d किस फॉर्मेट पे आएगा, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको। d मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब होता है कि d की जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी। या तो d क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या तो d जो है वो 0 के इक्वल होगा, या तो d जो है वो 0 से छोटा होगा, या तो d इसके 0 से बड़ा होगा तो d की एक पूर्ण वर्ग बनेगा, वो हम आपको बताएंगे। या तो d 0 से बड़ा होगा तो वो अपरमेय संख्या, और परमेय संख्या आप जानते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वही क्या होती है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है ना, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। बात ध्यान रखिएगा, वास्तविक का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर हम आपको बताए थे, रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर हो जिसका रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो रियल नंबर के ही अंतर्गत आता है। असमान, समान मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम पहले डिस्कस इसको बेहतरीन समझाते हैं, तभी ये सवाल आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, सवाल कह रहा है कि अगर ये d जो है अगर 0 से बड़ा आ गया तब प्रपोज क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे लिए जो समीकरण बनेगा, इस पे हम आपको बेहतरीन पहले एक समीकरण लेकर हम आपको समझाते हैं, इसके बाद आपको देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमने कह दिया, बात ध्यान से सब लोग समझिएगा, यहाँ पे हमने कह दिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 के। बात ध्यान से सब लोग समझिएगा, सब लोग भले ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें हम लोग देखें तो इसकी इक्वेशन में क्या दे रहा है कि d की यानी इसकी डिस्क्रिप्शन इसकी किसके इक्वल होगा, यानी d की वैल्यू अगर क्या आ रही है, क्या हमारे लिए d बड़ा आ रहा है 0 से, क्या हमारे लिए d छोटा आ रहा है 0 से, क्या हमारे लिए d बराबर है 0 के। यानी इस इक्वेशन में d किसके इक्वल है, किस नंबर के इक्वल है, वो हमने बताया था। इसका समीकरण जो बनेगा वो किस पर निर्भर करेगा, d किस पर निर्भर करेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac पर, d बराबर स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पे बात ध्यान से समझिए सब लोग कि d क्या है, a क्या है, c क्या है, b क्या है। तो यहाँ पे हमारे लिए देखिए क्या होता है, हमने आपको बताया था इस चर अचर पद में, इस वेरिएबल में a का मान होता है, इस वेरिएबल में b का मान होता है, और इस क्या होता है,
अनवेरिएबल में क्या होता है, सी की वैल्यू होती है, ठीक है ना। यही हमारे लिए ए बी सी की वैल्यू बनती है। अब हमारे लिए इसमें देखा जाए तो ए हमारे लिए 1 है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर इसमें है नहीं, का नंबर है नहीं। बी हमारे लिए क्या बन गया, -4 बन गया। सी हमारे लिए क्या बन गया, तो हमारे लिए 6 बन गया, 6 बन गया, ठीक है ना। अब हम इक्वेशन देखते हैं, इस पे इक्वेशन रखेंगे। तो इक्वेशन क्या रखेंगे हम देखिए, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। तो बी स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा ना। बी स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, 16 माइनस कितना आ गया, अब यहाँ पे 4 गुणे 6 1 और गुणे 6, यही तो आएगा। 16 माइनस कितना आ गया, 4 छंग 24, ठीक है ना। 4 छंग 24 बराबर कितना आएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। -8 का मतलब क्या हुआ, -8 का मतलब ये डी क्या है, डी छोटा है किससे, 0 से। यहाँ 0 बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से कम आ रही ना। माइनस में 8 आ रहा है तो यहाँ 0 डी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, माइनस के कितना आ रही है, 1 से कम हो गया ना। और 0 से कम हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ बड़ा आएगा। बात समझ में आ रही है। तो 0 अगर यहाँ बड़ा आ रहा है तो यही इक्वेशन आपको यहाँ ध्यान में देना पड़ेगा कि यहाँ पे के जो कहना चाह रहा है कि 0 अगर डी से बड़ा है तो वो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। वो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। वो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। यही चीजें हम आपको समझना है यहाँ पे कि जो डी की वैल्यू जो आती है वो किस पर निर्भर करती है। तो डी का मान अगर 0 से बड़ा आया तो वो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर डी 0 से इक्वल आया है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी 0 जो है डी से बड़ा होगा तो वो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। अगर डी जो है वो 0 से बड़ा है और डी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बात ध्यान समझिएगा। कभी कभी डी जो होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाता है और डी जो है वो बड़ा होता है। सपोज करिए, बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज करिए यहाँ प्लस में आ जाता, बात ध्यान से समझिएगा सब लोग। यहाँ प्लस में 8 आ जाता, बात ध्यान से समझिएगा। तब यहाँ डी 0 से क्या हो जाता, बड़ा हो जाता ना। डी 0 से बड़ा हो जाता ना, डी 0 से बड़ा हो जाता ना। यहाँ प्लस में 8 आया होता तो प्लस में 8 आया होता तो डी 0 से बड़ा होता। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब डी 0 से बड़ा आएगा तो ये जो 8 आया है ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, वास्तविक संख्या है कि परमेय संख्या है कि परमेय संख्या है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको निर्भर करेंगी। क्या ये 8 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 8 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में देना पड़ेगा। यही इसका मतलब होता है, ठीक है ना। यही जो आपको मतलब होता है, इसी पे आपको सवाल बनाता है, ठीक है ना। यही सवाल आपको ध्यान में देना है, यही चीज़ें आपको इसमें ध्यान देना है कि ये चीज़ें आपको इस पे निर्भर करेगा किस पे। इसीलिए देखिए कह रहा है डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर ही निर्भर करती है। डी जो है वो बी स्क्वायर, हाँ जी, डी जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। किसी भी बच्चे को डाउट हो, हाँ रियल नंबर तो है ही है, रियल नंबर तो है ही है। अगर उसकी वैल्यू आई है तो रूट में नहीं आई तो वो रियल नंबर ही हो जाता। देखिए ये बात यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में समझिएगा कि यहाँ पे देखिए किसी भी बच्चे को ए या सी की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है कि कैसे वो पुट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये ए है, ये बी है समीकरण में और ये सी है। जब ये द्विघाती समीकरण बनेगा तो ये इसके बाद में क्या होगा, ये इसमें ए बी सी क्या होगा, जो इस पे अचर वेरिएबल जो है जो अचर पद होते हैं उन्हीं पर निर्भर करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, सवाल बताइए। किसी समझ में नहीं आया हो तो कुछ प्रॉब्लम लिख रही हो, बोलिए। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? बोलो। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम दिख रहा हो तो बताइए, नो डाउट। चलिए
किसी को नो डाउट नहीं है ना धनंजय जी? समझ में आ गया ना? एक देखिए बेजबिन जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको कैसे हम डी, देखिए डी की वैल्यू जब आपको आएगी तो वहां से डी, अगर देखिए डी, अब यहाँ पे डी इक्वल टू क्या आ गया, सपोज करिए यहाँ पे डी इक्वल टू बराबर कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। बात समझिएगा। तो ये डी किस पर निर्भर करेगा? इस वैल्यू पर निर्भर करेगा, और इस वैल्यू पर निर्भर करेगा। तो डी की जब इस वैल्यू पर निर्भर करेगा तो यहाँ डी इक्वल टू जब समीकरण आप रखेंगे तब पता लगेगा। सपोज करिए डी इक्वल टू बराबर 0 आ गया, तो डी इक्वल टू बराबर 0 आ गया तो वो क्या होगा, वो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर डी इक्वल टू बराबर मान लीजिए 1 आ गया, डी इक्वल टू बराबर 1 आ गया, तो डी जो है वो 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। डी जो है वो 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो मूल वास्तविक भी होंगे और असमान होंगे, मूल वास्तविक भी होंगे और असमान होंगे। साथ साथ ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, एक डी जो होगा वो एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका मतलब ये अपरमेय भी संख्या होगी। तो ये तीनों हो जाएगी, मूल वास्तविक संख्या भी होगी, असमान भी होगी, और एक रीजनल नंबर भी होगा, परमेय संख्या होगी। अगर डी की वैल्यू सपोज करिए -1 आ गया, -3 आ गया, तो यहाँ पे डी जो है वो 0 जो होगा वो डी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -3 0 से, 0 जो होता है वो -3 से बड़ा ही तो होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वो मूल काल्पनिक हो जाएगा। समझ गए? यही चीजें हम आपको बताना यहाँ चाह रहे हैं। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाए। ये चीजें आपको कंफर्म हो गया ना? बोलो, ये चीजें आपको कंफर्म हो गया ना? अब देखिए एग्जाम्पल पे चलते हैं तो अपने आप समझ में आने लगेगा। एग्जाम्पल पे जब चलेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल ध्यान से समझिए और उसके बाद इसको लगाइएगा। ये 4 इसके ऑप्शन दिए गए, द्विघात समीकरण दिया गया है, कह रहा है इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, ऑप्शन बनाया गया है। मूलों की प्रकृति क्या होगी, ऑप्शन में बनाया है। एक बार ध्यान से सब लोग लगाइए, मजा आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशानी नहीं, नई चीजें हैं, थोड़ा सा हो सकता है लेट आए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हार नहीं मानना है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट का बी बता रहे हो। आराम से चेक करो, A3 से लगाओ इसको, पहले ध्यान से लगाओ। समझ गए ना? ध्यान से पहले लगाओ इसको, हंसी में सीरियसली होकर सवाल को समझिए, सीरियसली होकर सवाल को समझिएगा। हम डी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हमें b² - 4ac पर निर्भर करेगा, b² - 4ac पर निर्भर करेगा। तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 माइनस कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 4, a का मान 2 है और b का मान कितना है, 3 है। ये हो जाएगा 64 माइनस 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, ये चौक 24, यानी डी इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा, तो डी इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा, 40 के। डी बराबर कितना हो गया, 40 के, यानी डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से ना, और ये 40, डी बड़ा है 0 से और 40 इसकी वैल्यू आ रही है। अब आप ध्यान में रखिएगा, क्या 40 पूर्ण वर्ग है, पहले आप देखिएगा, पहले बात तो देखिएगा, 0 डी जो है वो 0 से बड़ा है, तो रियल नंबर भी होगा और क्या होगा, असमान भी होगा, रियल नंबर भी होगा, असमान होगा। तो इसमें रियल नंबर असमान, इसमें परमेय संख्या दिया गया है, काल्पनिक तो हो नहीं सकता है, और ये भी, ये दोनों तो हो नहीं सकता है,
क्योंकि वास्तविक नंबर है और असमान है। जब डी 0 से बड़ा है, देखिए यहाँ से इसी सब चीज ध्यान में रखना है, जब डी जो है वो 0 से बड़ा है तो वो काल्पनिक भी होगा, वास्तविक भी होगा और असमान होगा। ये दोनों वास्तव तो कट गया ये, ठीक है, ऑप्शन ये, ऑप्शन ये। अब यहाँ पे देखना है कि क्या 40 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, बताओ। 40 पूर्ण वर्ग है? 40 पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है। 36 होता है, पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 36 होती है, 49 होता है, 40 पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसका मतलब ये अपरमेय संख्या नहीं होगी। तो ये क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। वास्तविक नंबर होगा, रियल नंबर, रीजनल नंबर होगा और अनइक्वल होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है ना, पहले का डी सही है। बोलो। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। हाँ, इशराना जी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, एक बार आपको समझना है, एक बार आपको समझ में आएगा तो इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इस सवाल में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कोई सवाल में नहीं है। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं इसको, बहुत ज़रूरी है आपको समझना, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर सवाल अब एग्जामिनर बना रहा है, खासकर यूपी TSSC एग्ज़ाम के जो होते हैं उस पर ज़रूर बना रहा है, यूपी TSSC के एग्ज़ाम में ज़रूर बना रहा है। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। कोई भी बच्चे को डाउट हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, बोलो। मज़ा आ जाएगी, एक बार इसको समझना, इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर क्या इसमें प्रॉब्लम। सुधाकर जी कह रहे हैं सर फिर से बता दीजिए, कोई बात नहीं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। बात ध्यान से समझिए, पहले डी के इक्वल सम रेट ले जाएंगे, डी के सिक्वेशन में ले जाएंगे। देखिए इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बार बार ये करा रहा हूँ कि जब तक आप ये क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा, नहीं आपको याद होगा, ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे आप। कह रहा है अगर डी 0 से बड़ा है तो वो वास्तविक भी होगा, रियल भी होगा, असमान होगा, ठीक है। अगर 0 के इक्वल होगा तो वास्तविक समान होगा, अगर 0 बड़ा हो जाएगा तो वो काल्पनिक होगा। अब देखिए डी जो है वो 0 से बड़ा है दोनों में, तो डी एक पूर्ण वर्ग होगा, तब तो वो परमेय संख्या होगी। अगर डी एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह परमेय संख्या हो जाएगी, समझ गए ना। डी का मान अगर जो आया, जैसे इसमें डी का मान क्या आया था, इसमें डी का मान 40 आया था ना, देखिए डी का मान 40 आया था, तो डी का मान 40 आया था, तो डी 0 से बड़ा था, पहली इक्वेशन, तो डी 0 से बड़ा था, तो डी 0 से बड़ा था तो ये वाला इक्वेशन फॉलो करेगा, यानी मूल था, वास्तविक और असमान था। अब यहाँ पे देखिए डी 0 से बड़ा भी था, लेकिन डी जो था वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, 40 जो थी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, वर्ग संख्या नहीं थी, तो इसीलिए ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। देखिए ये क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। यही क्वेश्चन वहां ऑप्शन में बताना था, ठीक है ना। तो यही चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था, और कुछ नहीं इसमें सवाल में। एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो कुछ नहीं। अब देखिए सवाल में जो बता रहा था, तो हमने डी की वैल्यू निकाल ली, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -8 का स्क्वायर 64, -4, ए का मान 2 और बी का मान 3 है, ठीक है ना। तो अब इसको 64 -6 चौक 24 हो जाएगा। डी बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। तो डी बराबर जब 40 आ गया तो इक्वेशन ये बन गई कि डी जो है वो 0 से बड़ा भी है और 40 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 40 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, 40 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये आपको ये कंफर्म हो गया कि 40 जो है वो पूर्ण वर्ग तो है नहीं, और ये डी जो है, तो पहली इक्वेशन तो ये देखना है कि ये दोनों तो वैसे कट गए इसी इक्वेशन से, क्योंकि जब डी 0 से बड़ा होगा, डी जो 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। ये वास्तविक काल्पनिक असमान दिया है, ये वास्तविक समान दिया, तो दोनों कट गए।
अब इसमें देखिए रियल भी दिया गया, इसमें असमान भी दिया गया, इसमें भी असमान, इसमें भी आप वास्तविक, तो ये तो कंफर्म हो गया। इन दोनों ऑप्शन में अभी डाउट है। इसमें परमेय संख्या लगाया है और ये कह रहा है अपरमेय संख्या है, तो 40 हमारे लिए क्या है, 40 हमारे लिए क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, जब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो अपरमेय संख्या होगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी। अब क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ना? अभी भी किसी को डाउट है, बोलो। देखो एक बार समझना है, बस एक बार अगर समझ में आ गया तो फटाफट आवाज सवाल का आंसर धड़ाधड़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सवाल का आंसर बहुत आसानी से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, चलिए। बेहतरीन सवाल है, एक बार समझिएगा ध्यान से सब लोग, एक बार ध्यान से सब लोग पढ़िएगा, सवाल को रीड करिएगा, एक बार थोड़ा सा समझने का मौका दीजिए। देखिए दनादन इसके बाद सवाल का आंसर आने लगेगा, बहुत तेजी से सवाल का आंसर आने लगेगा, ठीक है ना? जी शराना जी क्लियर हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आएगा समझ में, ऐसा थोड़ी ना, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो जाहिर सी बात है अपने हम लोग की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए, हम लोग की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ें असंभव नहीं है, सब संभव है, बस सही डायरेक्शन में और सही समय पर उस पर वार करना है, ठीक है ना? उस पर मेहनत करना है, उस पर काम करना है। सबका जवाब सी आ रहा है, सभी का जवाब सी आ रहा है, ठीक है ना? सभी बच्चों का जवाब क्या आ रहा है, सी आ रहा है, बहुत अच्छे, सही, सबका जवाब सी आ रहा है। देखिए अब यहाँ से दवाल से किएगा, डी इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4, ए का मान 4 है और बी का मान 1 है, ठीक है ना? तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, 16 बराबर डी 0 आ गया, डी बराबर 0 आ गया। अब डी बराबर अगर 0 होगा, तो डी बराबर अगर 0 होगा तो वो क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, तो सी सही होगा। बहुत अच्छे, डी नहीं सही भैया, आदर्श कुमार जी डी नहीं सही है, रोहित बी बता रहे हो, कैसे बी होगा भैया? आज समान कहाँ, काल्पनिक और असमान कहाँ होगा भैया, काल्पनिक असमान कहाँ होगा? नहीं, आदर्श कुमार और रोहित जी आपका गलत है, आदर्श जी और रोहित जी आपका गलत है, जी आलोक जी सही है आपका, ठीक है ना? ऑप्शन 2 में सी सही है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपको बार बार चीज बताना है। यहाँ पे देखिए डी जो है वो 0 के इक्वल आ गया ना, डी बराबर 0 आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि 16 में से 16 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब यही चीज़ हम आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि जब डी बराबर 0 आ गया है तो डी बराबर 0 के लिए क्या है, देखिए डी बराबर 0 के लिए क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है ना? मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है ना? अब क्लियर हुआ भाई आदर्श जी? तो यहाँ डी बराबर 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है ना? क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए।
3 का बी, बहुत सही, बहुत अच्छे भैया जानवी दुबे जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा तो आंसर की स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बच्चों। वही हम आपको बताए थे कि जब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तो स्पीड अपने आप समझ में आएगी। कोई स्टैंडर्ड नहीं सवाल में, ये फर्स्ट टाइम होता है तो समझ में आता है मूल क्या है, प्रवृत्ति क्या है, असमान क्या है, ये क्या है, ये बातें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। सभी बच्चों का जवाब बी आ रहा है, वेरी गुड। सबका आशीष, धनंजय, अभिमौर्या, सारिका, सुधाकर, बहुत अच्छे भाई। स्वीटी वर्मा, देखिए सब लोग को समझ में आने लगा। सबको क्लियर हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है? तो ऑप्शन बी सही आ रहा है सबका भाई। कितना आ रहा है? बी सही आ रहा है। देखिए यही समझना है डी इक्वल टू क्या आया है, तो डी बराबर आया बी स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा 1 माइनस 4 ए सी, यही तो आया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 आ गया, -3 आ, डी इक्वल टू बराबर क्या आ गया -3 आ गया। बात ध्यान से समझिएगा, डी बराबर -3 आ गया तो यहाँ डी जो है वो 0 से छोटा है, डी जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। और अगर डी 0 से छोटा होगा तो वो क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, क्या होगा, काल्पनिक होगा। पहली बात काल्पनिक होगा और असमान होगा, अनइक्वल होगा, काल्पनिक और असमान होगा, बस, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? समझ में आ गया सबको? देखिए वेरी गुड। हाँ देखिए एक बार, अगर ये सब सवाल में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम आपको यही तो बता रहे हैं, इन सवालों में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत आसानी से सवाल आप बना सकते हो, इस सवालों में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है ना, सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो, अब धीरे धीरे बातें समझ में आ रही है ना, ये क्या हो रहा है, सब आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को ना? ये तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबको, सबका उत्तर आने लगा तो इसका मतलब सबको समझ में आने लगा, उत्तर आने लगा इसका मतलब समझ में आने लगा। एक सवाल जल्दी से और लगाइए, फिर थोड़ा सा सवाल को हम बदलते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेरी गुड। 4 का ए बता रहे हैं, 4 का ए बता रहे हो, देखते हैं जो भी होगा। जल्दी से बताइए, क्विकली, फास्ट। फटाफट फटाफट बोलिए भाई। सबका ए आने लगा, 4 का ए ए ए ए ए, वेरी गुड। सभी बच्चों का एक तरफ से ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। सभी बच्चों का अगर आ रहा है तो उत्तर भी ए ही सही होगा। कुछ बच्चों का आया होता तो कहते हैं सभी बच्चों का ए आ रहा है तो उत्तर से ही, जाहिर सी बात है उत्तर यही सही होगा, फिर उत्तर यही सही होगा, फिर यही सही। देखो ये क्यों सही है, ये प्रमेय क्यों से हो गई। बात ध्यान से सुनिएगा,
तो 10 धाम 100 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 10 डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 10 धाम 100 माइनस 4, ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 3, ठीक है ना। तो यहाँ डी इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 4 3 12 3 36 बराबर कितना आ गया 64 आ गया। कितना आ गया 64। डी क्या आ गया 64 आ गया। बात ध्यान से समझिएगा, डी 64 है तो इसका मतलब डी बड़ा है 0 से। अगर डी बड़ा है 0 से तो वो वास्तविक होगा और असमान होगा। वास्तविक असमान तो होगा ही होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि डी का मान क्या आया है 64 आया है और ये एक पूर्ण वर्ग है ना, ये 64 क्या है एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब ये क्या होगा परमेय भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, परमेय भी होगा, वास्तविक भी होगा, असमान भी होगा और परमेय भी होगा। देखिए यहाँ पे अगर ये 64 की बजाय कुछ और होता, 64 में गया 61 62 कुछ भी होता, तो फिर ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, ऑप्शन डी सही हो जाता। डी गलत है भैया। अरे क्या बता रहे हो यार आप लोग, मयंक जी, मयंक सिंह क्या बता रहे हो यार, आप तो गलत बता रहे हो। मयंक जी ए ऑप्शन सही है भैया, ये सही है ए। समझ में आ गया सभी को? बोलो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। ये समझ में आ गया कि वास्तविक है, परमेय है, असमान है, ये क्वेश्चन समझ में आ गई ना? बोलो ये सब बातें क्लियर हो गई? बोलते काहे नहीं भैया? किसी को कोई डाउट है? बोलो। सबको क्लियर है ना? इशराना जी, महजबीन जी, आपको समझ में आ गया ना? महजबीन जी आपको समझ में आ गया ना? मयंक जी आपको समझ में आया ना कि क्यों डी नहीं होगा? ये आप समझिए कि क्यों डी नहीं होगा, ऐसा अगर आप जान जाएंगे तो गलत नहीं करेंगे। क्यों डी नहीं होगा ये आप ऐसा समझिए कि डी क्यों नहीं होगा। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और जब 64 पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका मतलब वो क्या होगा, रियल रेशनल नंबर होगा, ना कि इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना? समझ में आ गया सभी बच्चों को? बोलो किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए। अब देखिए बात यहीं से समझिएगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा मैं जो आगे बताना चाह रहा हूं। अभी तक क्या था कि ये समीकरण देता था, बात ध्यान रखिएगा, समीकरण देकर उसके मूलों की प्रकृति पूछता था। अब क्या करेगा, मूलों की प्रकृति दे देगा। जैसे कह दिया कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, कोई द्विघात समीकरण है और उसकी मूलों की प्रकृति जो है द्विघात समीकरण के, बात ध्यान से समझिएगा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है वो वास्तविक है या समान है, कुछ ऐसा कुछ दे दिया, वास्तविक है, समान है, तो कौन सा समीकरण सही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यही ठीक चीज रिवर्स कर देगा, ये ऑप्शन में नहीं देगा, ये समीकरण ऑप्शन बनाना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा समीकरण इस पर परफेक्ट आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यही सेम पैटर्न का सवाल रिवर्स करता है। अभी तक क्या था, समीकरण के आधार पे मूलों की प्रकृति पूछता था, अब क्या करेगा, मूलों की प्रकृति दे देगा, आपको समीकरण पूछेगा। कौन सा समीकरण इसका वास्तविक समान है, आस्तिक असमान है, काल्पनिक है, पूर्ण वर्ग है या एनीथिंग, जो भी उसको डी के क्वेश्चन में जो भी उसकी डी की वैल्यू उस पर निर्भर करती थी, उस तरह के सवाल पूछेगा तो हम उसको ऑप्शन से ही लगाना पड़ेगा, उसको ऑप्शन से ही लगाना पड़ेगा, उसको करेक्ट पूछना पड़ेगा। जैसे सवाल नंबर फर्स्ट देखिए, सवाल नंबर पहला इसमें 5वां देखिए, ठीक है ना? सभी को क्लियर है? अब देखिए सवाल यही ठीक रिवर्स कर रहा है, सवाल यही ठीक उल्टा कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सवाल कैसे बनाएंगे? देखिए सवाल बनाइए भाई।
5 का C, कोई B बता रहा है, कोई C। देखो ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कह रहा है द्विघात समीकरण में से किसके वास्तविक मूल हैं, किसके वास्तविक मूल हैं, किसके वास्तविक मूल हैं। तो अब समीकरण देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सी स्क्वायर मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 9, 9 में से क्या होगा 4 गुणे 4 गुणे 6, तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, और जब माइनस में आएगी तो डी जो होगा वो 0 से छोटा होगा, तो इसका वास्तविक नहीं आएगा, क्या आएगा काल्पनिक आएगा, क्या आएगा काल्पनिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, गलत है, ऑप्शन पहला क्या है, गलत है। अब देखिए दूसरा, देखिए 7 49 माइनस 6 4 गुणे ए 2 गुणे सी 6, तो 49 माइनस 48, 12 चौक 48 बराबर 1 आया। डी बड़ा है 1 से, डी बड़ा है 1 से, जब डी बड़ा है 1 से तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। ऑप्शन कौन सा ही है, बी। कह रहा है कौन सा मूल वास्तविक होगा, तो वास्तविक कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी देखिए सब में मान कम आएगा, ये 2 दूनी 4, ये 16 माइनस में आएगा, ये 4 चौक 16 माइनस इसकी वैल्यू भी माइनस में आएगी। बात समझ गए ना, इसलिए आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना सभी बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा, यही वास्तविक है। प्रीति जी सी नहीं सही होगा, डी का मान 1 से बड़ा आना चाहिए। अगर डी का मान 1 से जहां छोटा आएगा वो काल्पनिक हो जाएगा, डी का मान जहां 1 से कम आएगा वहां काल्पनिक हो जाएगा। और देखिए सब में डी का मान 1 से कम ही आ रहा है, एक ही सवाल में ऐसा है जिसमें डी का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसमें भी देखिए डी का मान 1 से कम आएगा, इसमें भी डी का मान 1 से कम आएगा, इसमें भी डी का मान 1 से कम आएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो सब में डी का मान 1 से कम आएगा और जिसमें डी का मान 1 से ज़्यादा आएगा वही वास्तविक होगा, और वास्तविक कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर से बता दें, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। अच्छा ये बताइए पहले, अगर वास्तविक होगा, पहले ध्यान से समझिएगा, वंदना जी ध्यान से समझिएगा, वास्तविक कब होगा, कोई मूल वास्तविक कब होगा, पहले ये देखिए मूल वास्तविक कब होगा, या तो क्या हो डी बड़ा हो 0 से, और या तो डी क्या हो बराबर हो 0 के, यही दो ये कंडीशन है ना वास्तविक आने का, बोलो बोलो, यही दो ही कंडीशन है ना, डी के वास्तविक आने के दो ही कंडीशन है, या तो क्या हो डी 0 से बड़ा हो और या तो फिर डी के इक्वल हो। अब यहाँ पे दोनों से कौन से इक्वेशन में डी 0 के बड़ा आ रहा है, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो ओरल भी देख सकते हैं, चाहें तो आप ओरल भी दे सकते हैं, चाहें तो आप ओरल भी दे सकते हैं। 3 त्रिका 9, 9 में से आप 4 गुणे 4 गुणे 6 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो बराबर वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी कि नहीं आएगी, जो भी आएगी वो माइनस में आएगी कि नहीं आएगी। और जब माइनस में वैल्यू आएगी तो वहाँ डी जो है 0 से कहाँ बड़ा होगा, 0 से छोटा हो जाएगा ना। इसमें देखेंगे 7 7 49, 49 माइनस 4 गुणे 2 गुणे 6, इसमें डी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव आ रही है देखिए, अगर कितनी आ रही है वो तो अलग की बात है। इसमें अगर हम निकाल ही देते हैं, ये चौक 24 को 96 में 87 आएगा, माइनस के 87 आएगा, इसमें प्लस के 1 आएगा। इसमें देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 4 गुणे 1 गुणे 4, ठीक है ना, कितना हो जाएगा माइनस के 12, ठीक है ना। इसमें कितना आ जाएगा 4 चौक 16 माइनस 4 गुणे 3 गुणे 3, यही तो आएगा, तो हो जाएगा 4 3 त्रिका 9 चौक 36, 36 में घटेगा माइनस के 20 आएगा। तो इसमें देखिए डी पॉजिटिव में होगा, डी कब बड़ा होगा, डी कब बड़ा होगा, जब 0 से कब बड़ा होगा, जब डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आए, 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए 8 आए 10 आए ना, 0 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज़्यादा आए, तो
तो जाहिर सी बात सब में देखिए, सब में कम आ रहा है जीरो की वैल्यू, इसमें भी आ रहा है, इसमें कम भी आ रहा है, इसमें भी कम आ रहा है, तो ज़्यादा किस में है, बी में। इसका मतलब वास्तविक कब होगा, वास्तविक कब होगा भाई बोलिए, वास्तविक कब होगा, जब इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा आएगी, जीरो से ज़्यादा आएगी ना, एक आई है इसलिए वास्तविक यही होगा, इसलिए वास्तविक कौन होगा, यही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप समझ में आ गया वंदना जी? हाँ, पॉजिटिव में कुछ भी आए तो वो जीरो से बड़ा हो ही जाएगा, वो तो बात सही कह रही हैं आप। लेकिन इसमें देखिए प्लस माइनस का है, तो प्लस माइनस का है तो इसमें पॉइंट में आने के चांसेस नहीं होंगे ना, दशमलव में नहीं आएंगे, तो एक ही आ सकता है, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा। आप क्लियर हो गया? बोलो भाई। सी वाला कर दीजिए, क्या मतलब हुआ, सी वाला क्या कर दें भाई? सी में देख रहे हो -12 आ रहा है भैया मयंक जी, सी में 12 आ रहा है, तो कहाँ से सही होगा, -12 आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को अब? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला बनाइए। ये मयंक जी सी वाला कैसे आएगा, सी वाला कैसे कर देंगे भाई? चलो बोलो। चलिए सवाल बताइए फटाक से, कौन सा समीकरण सही होगा? की आवाज सवाब आ रहा है सभी बच्चों का। जी, गुड, बहुत अच्छे, सभी का बच्चों का आ रहा है। तारिका, सुधाकर, धनंजय, अन्ना, वेरी गुड इशराना, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे सब, वेरी गुड, मज़ा आ रही भाई, देखकर मुझे बहुत आनंदित हो रहा हूँ, सारी बच्चों को समझ में आ रहा, बहुत टिफकल नहीं है भाई, ये सिर्फ हवा बनाते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत टिफकल है, बस थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा दिमाग को लगाना है, बाकी कोई इसमें कुछ नहीं, आसानी से सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें भी देखिए, अगर आप चाहें तो दिमाग लगा सकते हैं, वास्तविक मूल कब होगा, जब डी जो है वो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। अब डी का मान जीरो से बड़ा कहाँ आ रहा है, चेक कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, इतनी टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 9 9 81 में से आप क्या घटाएंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 4 16 छक्का 96, 96 81 में से घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा, माइनस आएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता। ये भी देखिए 2 दूनी 4, 4 में से आप -3 गुणे 4 गुणे 6 घटाएंगे, इसमें भी माइनस में वैल्यू आएगी, ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए 7 7 49, 49 में आप 6 दूनी 12 चौक 48 घटाएंगे तो +1 आएगा, ये हो सकता है। इसमें देखिए 2 दूनी 4, 4 में से अगर आज 4 ही 4 4 ABC होता ही है, ए का मान 2 है, बी का मान सी का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 4 - 4 दूनी 8,
माइनस में ए भी वैल्यू आएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। बात समझ रहे हैं ना? तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट भाई, वही तो हम आपको बता रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना होता समीकरण को आप लगाएं, डायरेक्ट चेक तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट चेक कर सकते हैं आप। पीटी वर्मा जी, वंदना जी, बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का। समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया होगा, आपको लग रहा होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है प्रीति जी, आपको समझ में आ जाए ये ज़्यादा हमारी प्राथमिकता होती है। बाकी आप जितना अच्छा मैं बताता हूँ उतना अच्छा आप लोग समझते भी तो हैं, जितना अच्छा मैं बता रहा हूँ उतने अच्छे से आप लोग समझ भी रहे हैं। बहुत देखिए एक ही दो सवालों में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और एक दो लोग देखिए समझ में बात ये आती है ना कि एक दो लोग को अगर बात समझ में आ रही तो तब तो थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन सारों बच्चों का उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब सारे बच्चे अच्छे से समझ गए हैं। और जब अच्छे से समझ में आता है ना तो सवाल की टाइमिंग ऑटोमेटिकली वो स्लो हो जाती है, समझ गए ना, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी। अब देखिए आप लोग को डायरेक्ट लग रहा है, अभी हम शायद डायरेक्ट पहले बताते तो समझ में नहीं आता, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा डायरेक्ट कैसे समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैसे आएगा, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बाकी और कोई बात नहीं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सेवन का कौन सा आ रहा है भाई? सेवन का ए आ रहा है, ऑप्शन ए। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यही सब सवाल है प्रीति जी, सब लोग का जवाब बहुत तेजी से आ रहा है। तो कोई देखिए यही सब है कि अगर दिमाग को अच्छे से समझ लिया, किसी भी क्वेश्चन के डाउट को आसानी से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, आसानी से आ जाएगा। सारे बच्चों का देखिए जवाब आ रहा है ए, बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का, बिल्कुल। अब देखिए यही सब चीज़ें तो हैं, डायरेक्टली आप मूल वास्तविक होंगे तभी जब डी 0 से बड़ा होगा। यहाँ देखिए 25 में आप घटाएंगे 4 3 12 3 दूनी 6 6 6 24 24 मतलब प्लस में 1 आएगा, इसमें 4 चौक 16 16 में आप 2 3 6 चौक 24 घटाएंगे -10 आएगा। अब देखिए 3 त्रिका 9 9 में से आप 4 चौक 16 दूना 48 घटाएंगे, 48 16 दूना 32 32 में 9 घटाएंगे लगभग 23 आ जाएगा माइनस के। ठीक है ना, 2 दूनी 4 4 में से आप 5 दूनी 10 चौक 40 घटाएंगे तो माइनस के 36 आएगा। अब आपके कौन से मूल पॉजिटिव है? पॉजिटिव पहला ही है, तभी वास्तविक होगा। जब वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तभी वो वास्तविक हो पाएगा, क्योंकि तभी वो डी जो होगा वो ए से क्या होगा, डी जो होगा वो 0 से बड़ा तभी हो पाएगा, वरना हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि डी अगर डी का मान अगर 0 आ गया तो सॉरी माइनस में आ गया तो वो वास्तविक होगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। बात समझ गए ना? तो ये सब ऑप्शन जो होते हैं समीकरण को वही उल्टा करता है, और यहाँ हमारे दिमाग को पूरा निचोड़ने का प्रयास करता है एग्जामिनर। वो सोचता है कि क्या आपको देखिए जो रट्टा मार के लगाते हैं वो क्लियर नहीं होता। अब देखिए आप लोग को पूरा एकदम जैसे कहते हैं ना एक पिक्चर सी बन गई होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक पिक्चर बन गई होगी, आसानी से सब बातें समझ में अच्छी से आ रही होंगी। अब किसी को हमें नहीं लगता है कोई डाउट होगा। ठीक है ना, आसानी से सब दिमाग में पिक्चर बन गई होगी, आसानी से सब क्लियर हो जा रहा होगा। यहाँ से हमें नहीं लगता किसी को डाउट है। एक सवाल और बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर।
समीकरण को बनाना कैसे, ये तो मूलों की प्रवृत्ति हो गई, समीकरण को कैसे बनाया जाता है। एट में भी ए बता रहे हो, आठ में डी, जानवी दुबे डी बता रही हैं, बाकी सब ए बता रहे हो। सवाल थोड़ा सा ध्यान दिया करो भाई, आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करो। मूल क्या रहा है, बराबर हो, मूल बराबर हो, इसका मतलब डी बराबर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। डी के बराबर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब डी बराबर जीरो किस में आएगा, आप लोग थोड़ा सा गलती किए हो, जो लोग ए बता रहे हो ध्यान नहीं देते हो, सिंबल का भी ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ माइनस का है, तो इस बी स्क्वायर होता है ना, तो माइनस का 14 स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। आप लोग इग्नोर कर दिए होंगे वही चीज। यहाँ देखिए माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस 14 196 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 4, ए का मान 1 है और बी का मान, सी का मान -49 है। ये आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये हो जाएगा प्लस का 196 और माइनस, इसको गुणा कराएंगे तो -196 हो जाएगा। और जब इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो 96 और प्लस 96 196 हो जाएगा। बराबर जीरो कहाँ आएगा, बराबर जीरो थोड़ी ना आएगा, बराबर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 492 आ जाएगा, तो 392, सॉरी 392 आ जाएगा। तो बोलो, अब लग रहा होगा कि हमने गलत कर दिया। हाँ, सिंबल भी होता भैया मेरे, सिंबल तो होता ही है। अभी तक सिंबल यहां पे निगेटिव रहेगा। आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो वो चाहे प्लस में वैल्यू हो और चाहे माइनस में वैल्यू हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, क्योंकि माइनस में स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा और प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो यहाँ समीकरण देता था वो यहाँ प्लस माइनस नहीं देता, प्लस ही देता था, सब प्लस ही देता था। लेकिन अब की बार जो ऑप्शन यहाँ लगा रहे हैं वो माइनस नहीं, ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा। कैसे सही होगा, देखिए ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना, ये यहाँ 49 प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, बात समझ रहे हो ना, तो ये 49 यहाँ प्लस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ जब इसको करेंगे तो ये इसका माइनस में आ जाएगा, ये इसका माइनस में आ जाएगा, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप समझ में आ गया ना होगा, आप समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ जानवी जी आपका सही है, हम कब कह रहे हैं आपका नहीं सही, सारे बच्चों का गलत थोड़ी ना आया था। कुछ लोग अगर असलवाद में वो माइनस प्लस का सिंबल इग्नोर कर दिए ना, डिजिट तो सेम है पहले और चौथे के ऑप्शन में, लेकिन सिंबल का अंतर है, सिंबल का अंतर है, इसीलिए तो पहला ऑप्शन ना सही होकर चौथा सही हुआ। ये बात ध्यान में रखा करिए, सिंबल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, सिंबल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, सिंबल का भी मतलब होता है। हाँ हाँ सुधाकर जी आपका गलत है। बोलो यहाँ तक किसी भी डाउट है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए।
किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है? लगा लेंगे ना मूलों की प्रवृत्ति, मूलों की प्रकृति लगा लेंगे ना, समीकरण के मूलों की प्रकृति लगा लेंगे। बी और सी में चेक ही नहीं करना है, बी और सी में कहाँ आएगा, जीरो आएगा ही नहीं, बी और सी में जीरो आएगा ही नहीं सुरेंद्र जी, कहाँ बी और सी में आएगा भैया। ये 7 सत्ता 49 हो जाएगा, और 49 में से जब 49 तो और 4 गुणे करें भी, 4 गुणे 49 करेंगे तो वैसे भी माइनस में वैल्यू आएगी, तो ये तो आने कोई चांस ही नहीं था। बी, ये तो दोनों पहले ही गलत हो गए थे, यही सही था, इसमें प्लस माइनस का सिंबल की वजह से गलत हो गया, ठीक है ना। डी बराबर जीरो आना चाहिए, तो जीरो तभी आएगा ना, डी जीरो तभी आएगा जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तभी तो आएगा। तो यहां साफ दिख रहा है कि डी बराबर जीरो आने के कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को ये क्लियर है ना। अब हम निकालेंगे समीकरण बनाना, समीकरण बनाना, हेडिंग डालिए समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। कैसे हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, कैसे हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, ये आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। पहला, कैसे समीकरण हम बनाएंगे, इसको समीकरण हम कैसे बनाएंगे, समीकरण कैसे हम बनाएंगे, या द्विघात समीकरण की रचना भी लिख सकते हैं आप। द्विघात समीकरण की, इसको ऐसे भी लिखा जाता है की रचना, द्विघात समीकरण की रचना, ठीक है ना। तो हेडिंग ला लीजिएगा। कैसे हम द्विघात समीकरण की रचना करेंगे, इस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, सिंबल की वजह से गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं है, सुधर गया ना। चलिए सुधाकर जी, सिंबल की वजह से गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, सुधर गया ना, सब कुछ सुधर गया ना। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, यदि समीकरण, यदि किसी समीकरण, इसको हेडिंग लगा लीजिए। इसके बाद हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे समीकरण के, समीकरण कैसे बनाना हम लोग सीखेंगे, ये चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, ये चीज हम लोग जानते हैं। यदि किसी समीकरण के मूल, यदि किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, अल्फा या और बीटा हो, यदि किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो समीकरण कैसे बनेगा, तो समीकरण, समीकरण कैसे बनेगा, तो समीकरण बनेगा कैसे, तब समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर, बात ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग गुणे एक्स प्लस, मूलों का योग गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। या इसको हम, अगर हम मूल अल्फा और बीटा मानते हैं, या हम लोग मूल को क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा
अल्फा और इंटू बीटा ये होगा बराबर 0। अगर हम दो मूल अल्फा और बीटा मानते हैं तो हम लोग वही अल्फा बीटा से आप घबराइएगा नहीं, अल्फा बीटा से आप घबराइएगा नहीं कि सर अल्फा बीटा कहाँ आ गया। ये कुछ नहीं है, सब बहुत आसान चीज़ें हैं जो आप लोग को बस नया नया नाम होता है इसीलिए आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो बहुत घबराने की बात नहीं है, अल्फा बीटा जी कुछ नहीं है। अल्फा बीटा का मतलब यही इतना है कि जो मूल होंगे, अगर दो मूल मान लीजिए, सपोज करिए, बात ध्यान से समझिएगा, अगर दो मूल मान लीजिए, एक मूल आपका 2 आ गया, एक मूल 2 आ गया और एक मूल 3 आ गया, सपोज करिए 2 मूल आ गए ना, तो ये 2 मूल में एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, यानी अल्फा 2 हो जाएगा, बीटा 3 हो जाएगा, बस यही 2 मूल हैं। तो अगर अल्फा बीटा को इग्नोर भी करना चाहते हैं तो मूलों का योग कितना हो जाएगा, वही तो है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3 2 5, यही तो होगा, या 2 + 3 यही तो हुआ, मूलों का योग यही तो हुआ, a प्लस बी। अगर गुणनफल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये मूलों का गुणनफल ही तो है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है कि इसकी अल्फ़ा बीटा आ गया सर कैसे क्या होगा, कुछ नहीं है, अल्फ़ा बीटा का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना, सारे बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है ना, सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, बोलो। ठीक है ना, हाँ वही है, अल्फा बीटा का मतलब वही हो गया, तो मूल जो दिए गए हैं उसका अल्फा बीटा का मतलब यही हो गया। अगर अब देखिए कि अगर डायरेक्ट उसने दे दिया, बात ध्यान से समझिएगा, कि अगर उसने मूलों का योग और मूलों का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया तब तो कोई बात नहीं है, ये समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लिया ना, अपने आगे बढ़े। अब देखिए, सपोज करिए कि उसने क्या किया, समीकरण आपको डायरेक्ट बना दिया, मूलों का योग दे दिया, मूलों का योग दे दिया, मूलों का योग क्या दे दिया, मूलों का योग दे दिया, मूलों का योग दे दिया और आपका मूलों का गुणनफल दे दिया, मूलों का योग दे दिया और मूलों का गुणनफल दे दिया, तब तो इसमें कोई मतलब ही नहीं। जैसे मूलों का योग मान लीजिए 3 दे दिया और मूलों का गुणनफल 5 दे दिया, बात ध्यान से समझिएगा, मूलों का योग 3 दे दिया और मूलों का गुणनफल 5 दे दिया। अगर आपको समीकरण बनाना है तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, x² माइनस कितना हो जाएगा 3, मूलों का योग 3 है, गुणे x प्लस मूलों का योग गुणनफल 5 है बराबर 0 के। तो समीकरण बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 5 = 0 के, यही समीकरण बन गया, ठीक है ना, क्लियर है ना सबको, यही हमारे लिए क्या बन गया, समीकरण बन गया, बस खत्म। अगर आप दिमाग थोड़ा सा सोचिए कि अगर यहां एग्जामिनर सवाल को टिपिकल बनाना चाहता है, अब वो सवाल को टिपिकल बनाना चाहता है, सवाल को टिपिकल बनाना चाहता है तो सवाल अब आप क्या कर सकता है, सवाल टिपिकल बनाने के लिए उसके पास क्या पावर है, उसके पास पावर भैया यही है, ये दोनों नहीं देगा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल नहीं देगा। अगर मूलों का योग मूलों का गुणनफल नहीं दिया तब इसका मतलब यह है कि आप यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा तभी इक्वेशन बन पाएगी कि ये मूलों का योग 3 कैसे आएगा या मूलों का गुणनफल 5 कैसे आएगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो ये हम निकालेंगे उसके समीकरण से ही निकालेंगे, उसके समीकरण से ही निकालते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना कि मूलों का योग अगर मूलों का गुणनफल दे दिया है तो बात कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से सवाल बन जाएगा। लेकिन अगर हम मूलों का योग अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, या मूलों का गुणनफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो हम देख लेते हैं। वो हम लोग कैसे निकालेंगे देख लीजिए, वो हम लोग देखिए, जैसे क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया, ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा सब लोग यहाँ ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये समीकरण दिया गया है 0 और इसके दो मूल जो हैं, इसके दो मूल जो हैं, मान लीजिए 2 मूल जो हैं वो एक अल्फा है और एक बीटा है,
ये दो मूल अल्फा और बीटा हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, अगर हमें मूल निकालना हो, मूलों का योग निकालना हो, मूलों का योग निकालना हो, ये एक अल्फा है एक बीटा है, एक दो मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अगर हमें मूलों का योग निकालना है, बात ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल बन जाएगा। मूलों का योग निकालना है, मूलों का योग निकालना है, या हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा और प्लस बीटा निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, माइनस सी अपान ए हो जाएगा, माइनस सी अपान ए हो जाएगा, माइनस सी अपान ए हो जाएगा। बात समझ गए ना, माइनस सी अपान ए हो जाएगा। बात समझिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और या बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप समझ ही गए होंगे ए और बी इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक। बात समझ में आ गया ना। ये एक्स का गुणांक का मतलब ये क्या होगा, बी हमारे लिए क्या है, ये एक्स का गुणांक है, और ए हमारे लिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बात समझ में आ गया ना। अगर हमें मूलों का गुणनफल निकालना है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से जान जाएंगे तो यहीं से हम लोग को इक्वेशन खत्म की कगार पे पहुंच जाएगा। मूलों का गुणनफल निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है, या हमें निकालना अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सी अपान ए हो जाएगा, सी अपान ए हो जाएगा। बात समझ गए ना, सी अपान ए हो जाएगा, सी अपान ए हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, तो अचर पद क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीजें हैं, यहां से हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, क्लियर है सभी को, ये नोट डाउन कर लीजिए, इस पे कल हम चर्चा करेंगे, बेहतरीन बताएंगे सवाल और बेहतरीन मजा आएगा। ये सवाल अगर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अगर डायरेक्टली दिया गया है तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिया गया है तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हम निकाल सकते हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं होगा, हम निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की तौर की बात करते हैं, थोड़ा सा एक थी, तो यहाँ हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे देखिए, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 में मूलों का योग क्या होगा, यहाँ पे देखिए मूलों का योग अगर निकालना हो, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, सी 3 अपान 1, यानी मूलों का योग -3 होगा। बात समझिएगा। अब देखिए, मूलों का गुणनफल अगर ये अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो कहाँ से निकलेगा, देखिए ए क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, यानी 4/1 बराबर 4 हो जाएगा। ये मूलों का गुणनफल होगा, ये मूलों का योग होगा। अगर आप देखिए समीकरण बनाइए तो यही समीकरण दोबारा फिर आ जाएगा, यही समीकरण बनाएंगे तो यही समीकरण दोबारा फिर आ जाएगा। बात समझ गए, यही समीकरण दोबारा फिर आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप रखना चाहते, देखिए एक्स स्क्वायर मूलों का योग माइनस मूलों का योग कितना हो जाएगा, माइनस के 3 और एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 बराबर, देखिए समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के। देखिए समीकरण वही आ गया। अब ये घुमाएगा सवाल, देखिए यही समीकरण से मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, फिर समीकरण बन गया। बात समझ गए ना, ये आसान हो जाएगा। ठीक है ना, आज थोड़ा सा इसको देखिएगा, एक्सरसाइज कराएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। जिन बच्चों को कम समझ में आया, मैं कल फिर से इस पर एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, चलिए कल मिलते हैं, फिर इसको रिवीजन करिएगा, आप लोग बेहतर होगा। ठीक है, रिवीजन करके आइएगा, कल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।